सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस सब्जेक्ट के 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 2020 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे, इन सभी को आज इस वीडियो में आप देख लोगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देखोगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से पेपर पूरा साइंस का सॉल्व कर लोगे। 25 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का होता है, आपको पता है। इसमें 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी कि 5 आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्पी। उसके बाद फिर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे अति लघुत्तरी, ये भी एक एक नंबर के हैं। और फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो लघुत्तरी आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा तृतीयक उपभोक्ता है हरे पेड़ पौधे, चूहा, सांप या फिर बाज। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। हरे पेड़ पौधे को चूहा खाता है, चूहे को कौन खाता है? सांप खाता है। तो चूहा हो गया यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। और जो सांप है ये क्या हो गया? चूहे को खा रहा है सांप, तो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। अब सांप को कौन खा रहा है? सांप को खा रहा है बाज, तो बाज क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन लगेगा? ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही है। और आपको पता है सर्वोच्च उपभोक्ता जो होते हैं उसमें मनुष्य और बाज आता है, ये भी आप लोग को मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है उपधातु है, इसमें से कौन सा उपधातु है? लोहा, आर्सेनिक, सोना या फिर ग्रेफाइट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है किससे? डार्विन से, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से, ह्यूगो डीब्रिज से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत या फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोनों का ही आंसर क्या है? लैमार्क। और आपको पता है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। लेकिन यहाँ पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत पूछा है तो ये लैमार्क ने दिया था, आप लोगों को पता है, पहले ही चैप्टर में ये है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नोबेल गैसें होती हैं। नोबेल गैसों को अक्रिय गैस कहते हैं, जैसे कि लिथियम है, जिनॉन है, रेडॉन है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन द में रेडॉन दिया है। जो अक्रिय गैसें होती हैं, जो नोबेल गैसें, इन्हीं को अक्रिय गैसें कहते हैं। अक्रिय गैसें किसी से भी कोई क्रिया नहीं करती हैं, किसी भी गैस से। क्वेश्चन नंबर 5 है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतर होता है। जनित्र का मतलब क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर हम सभी ने देखा है और हम सभी को पता है जब जनरेटर चलता है तो वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर चलता है, चलने से क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा बनती है। और यांत्रिक ऊर्जा से वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। घर के सारे लाइट जलते हैं, फैन चलते हैं, कूलर चलता है, सब कैसे चलता है? जनरेटर से चलता है। जनरेटर जब चलेगा तो घूमेगा, और जहां पर भी कोई चीज घूमेगी वहां पर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगी। जैसे कि फैन है, पंखा, पंखा विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। पंखे को हम क्या दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। और उसी विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्राप्त करके वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। और घूमने को ही क्या कहते हैं हम? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरीके से जो पंखा है वो क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ से देखिए अतिलघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अतिलघुत्तरी क्वेश्चन भी एक एक नंबर के हैं सब, तो इसमें लिखना भी कम होता है आपको। तो देखिए पहले पूछा गया है एड्स किस विषाणु के द्वारा फैलता है? तो एड्स AIDS, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया आप लोग के, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। अब देखिए एड्स के विषाणु को क्या कहते हैं? तो एड्स के विषाणु को हम कहते हैं HIV। क्या कहते हैं? HIV कहते हैं। HIV विषाणु के कारण एड्स होता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है HIV का वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब इसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? किसी को चोट लग गई है किसी दुर्घटना में,
चोट लग गई है, घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व या अस्पताल ले जाने से पूर्व उसकी जो भी सहायता की जाती है, यानी कि जो भी उसका उपचार किया जाता है उस समय वही होता है प्राथमिक उपचार। यानी कि रोगी को डॉक्टर के पास या अस्पताल ले जाने से पहले जो उसका उपचार किया जाता है वही क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन है, अयस्क से आप क्या समझते हैं? अयस्क जिन खनिजों से धातुएं सुविधा पूर्वक या आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं तथा कम खर्च में धातुएं प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो दोस्तों रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं आपको पता है इनमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर देखिए किसी भी एक का क्या कहा है, किसी एक रुधिर कणिका का कार्य लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं हमारे शरीर में? लाल रक्त कणिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूरे एक एक कोशिका तक पहुंचना शरीर में बहुत जरूरी होता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचना ऑक्सीजन, और ये काम कौन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? यानी कि व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? आपके पूरे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। इन्हें हम शरीर का क्या कहते हैं? अपने शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और प्लेटलेट क्या करते हैं? प्लेटलेट खून को जमने में सहायता करते हैं, यानी कि अगर कहीं कट गया है तो खून तुरंत जम जाता है अगर प्लेटलेट्स की संख्या अच्छी होती है शरीर में, और अगर अच्छी नहीं होती है तो खून बहता रहता है। तो इसलिए ये तीनों ही क्या है? तीनों ही रुधिर कणिकाएं यानी कि रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। और अगर एग्जाम में ये पूछता है कि रक्त का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, रक्त का या ब्लड का वर्गीकरण, तो रक्त का वर्गीकरण अगर पूछेगा तो 2 भागों में। पहला क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा क्या है? रुधिर कणिकाएं। और रुधिर कणिकाओं में ही ये 3 आती हैं, पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत और तीसरा प्लेटलेट। तो वर्गीकरण पूछेगा तो 2 भागों में, और जब रुधिर के बारे में पूछेगा, ब्लड सेल के बारे में, तो ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है, समजात अंग किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। दोस्तों जो समजात अंग होते हैं वो जो उत्पत्ति और रचना में तो समान होते हैं, समजात अंग उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ। तो आप देखिए चमगादड़ के पंख किसके काम आते हैं? उड़ने के काम आते हैं, जबकि मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के काम आते हैं। तो ये उत्पत्ति और रचना में तो समान होते हैं लेकिन कार्य में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो 1 घंटे के लिए प्रवाहित हो रही है, तो आपको पता है कि I बराबर Q/T। Q आवेश है और यहाँ पर T जो है ये समय है, और ये समय सेकेंड में है। तो यहाँ पर देखिए घंटे में दिया ना 1 घंटा, तो 1 घंटे को पहले हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब एक मिनट में 60 मिनट में भी क्या 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो अब यहाँ पर जब हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो हम 60 में ही 60 मिनट में फिर 60 का गुणा करेंगे तो ये पूरा सेकंड में आ जाएगा 3600 सेकंड। अब हमें टी जो है समय वो सेकंड में मिल गया। अब हम फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे, आई बराबर Q/T, धारा बराबर आवेश बटा समय। तो देखिए Q बराबर I इंटू टी हो गया। इस तरीके से अगर I बराबर Q/T है या Q/T बराबर I के है तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी के। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर I इंटू टी के, I कितना है 5 एम्पियर, T कितना 3600 सेकेंड। तो हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000 कूलाम। इस तरीके से आप कूलाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ गया? आवेश की मात्रा कितनी है? 18,000 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 12 है, वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन करिए। तो वात्या भट्टी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस्पात की चादरों से बनी होती है। इसके भीतरी भाग में अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी जल के जैकेट से घिरी रहती है। इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपरी भाग में अयस्क डालने के लिए द्वार होता है। आप देखिए यहाँ पर चार्ज डाला जाएगा तथा बेकार गैसों को निकलने के लिए ऊपरी एक कोने में क्या होता है? मार्ग भी बना होता है। देखिए व्यर्थ गैसें यहाँ से बाहर निकल जाएंगी।
ये पूरा वात्या भट्टी है। आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर पानी का जैकेट ये लगा होता है इधर, और कोक, सिलिका और भर्जित इस बीच में होता है। और यहाँ पर ये देखिए आप, मैट लगा होता है नीचे, फिर यहाँ पर धातुमल यहाँ से निकल जाता है, ये वायु को जाने का मार्ग है इस तरीके से। तो ये आप चित्र इस तरीके से आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, यही है वात्या भट्टी का चित्र। और इसको सचित्र आपको याद कर लेना है, एक बार दो बार बना करके प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग अच्छे से इसको बना लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, डार्विनवाद को समझाइए। डार्विनवाद क्या है? देखिए, डार्विनवाद आप लोगों को पता है कि डार्विनवाद के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया है। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास के संबंध में प्रस्तुत विचार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन में वर्ष 1859 में प्रकाशित किए गए। इसके प्रमुख बिंदु निम्नवत है। दोस्तों, आपको मैंने बताया है कि डार्विनवाद ने कहा है कि जो योग्य होगा वही जीवित रहेगा। तो इनके अनुसार यहाँ पर क्या बताया गया, जब इन्होंने जिराफ के बारे में क्या कहा, इनका मत था कि जब धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा गर्मी हुई, रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे थे नीचे के सूखते गए, जो नीचे के पेड़ पौधे थे जमीन के, तो इन्होंने क्या किया, जिराफों ने क्या किया, ऐसे जिराफ जिनकी गर्दन लंबी थी, जिनके पैर लंबे थे, वो तो आसानी से पत्तियों को खा सकते थे जो ऊपर के पेड़ पौधे थे। लेकिन जो जो जिराफ जिनकी गर्दन नहीं लंबी थी, जिनके पैर नहीं लंबे थे अगले, वो धीरे धीरे समाप्त होते गए, यानी कि जो योग्य थे वही बचे। तो धीरे धीरे जो अगली पीढ़ी आई वो उनकी गर्दन लंबी होती गई, उनके पैर लंबे होते गए। तो ये डार्विन ने कहा है। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव जाति में संतान उत्पत्ति की क्या होती है, भरपूर क्षमता होती है। प्रत्येक जीव अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है। फिर है, संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद प्रकृति में प्रत्येक जाति की जीवधारियों की संख्या सीमित रहती है, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को अस्तित्व बनाए रखने के लिए 3 प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। पहला है अंतरजातीय संघर्ष, फिर है अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। तो सभी जीवधारियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं रंग रूप के साथ साथ ही विभिन्न लक्षणों की हो सकती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हर जीव जंतु क्या होता है, अपने आप से भिन्न होता है। हर एक जीव जंतु आप देखिए, कोई लंबा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी के पांव लंबे हैं, किसी के छोटे हैं। तो हर जीव जंतु क्या है, अपने आप में अलग है। फिर है, जीवन के संघर्ष में वही जीवधारी सफल होते हैं जिनमें वातावरण के अनुकूलन की विभिन्नताएं होती है। जैसे कि मैंने समझाया कि योग्यतम ही जो जिसके पास योग्यता होगी वही जीवित रहेगा, जो पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर पाएगा। जैसे कि वे जिराफ ही जीवित बचे जिनकी गर्दन लंबी थी, जिनके अगले पैर लंबे थे। फिर है, प्राकृतिक वर्ण से विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती है तथा कालांतर के बाद विभिन्नता के चलते नई पीढ़ी बन जाती है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोष का उल्लेख करिए। तो देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ क्या है। इस सारणी में 92 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन केवल 9 समूहों में कर दिया गया है। परमाणु भार का आंकलन सहजता से कर सकते हैं। तीसरा है, संदेहात्मक परमाणु भारों का सही निर्धारण में सहायता मिलती है। नए तत्वों की खोज में भी सहायता प्राप्त होती है। ये सब तो लाभ हो गए। अब हानि क्या है देखिए, या दोष क्या है। सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति जो है ये अनिश्चित है, यानी कि इसे क्षार धातुओं के साथ रख दिया गया है, लिथियम सोडियम के साथ रख दिया गया है, जबकि इसके जो गुण है वो हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ मिलते हैं। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन की स्थिति क्लियर नहीं है। फिर है, तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर परमाणु भार पर समस्थानिकों के लिए सारणी में स्थान नहीं है। फिर है, कुछ तत्वों के युग्म ऐसे हैं जिनमें पहले तत्व का परमाणु भार उसके अगले वाले तत्व से ज्यादा है, जैसे ऑर्गन पोटेशियम से पहले है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिस्टमेटिक भी नहीं रखा गया है इस तरीके से तत्वों को। तो ये दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला तो आपको पता ही है, जैसा कि आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको कौन खा रहा था, हरे पौधों को खा रहा था चूहा। चूहे को कौन खा रहा था, सांप। सांप को कौन खाया, बाज। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो प्रकृति है इसमें प्रत्येक जीव जंतु भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। हरे पेड़ पौधे पे चूहा, चूहे पे सांप, सांप पर कौन, बाज। तो ये इस तरीके से सब निर्भर है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो खाद्य जाल है, इसी चूहे को सांप भी खा रहा है, इसी चूहे को बिल्ली भी खा रही है, इसी चूहे को बाज भी खा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ही जंतु कई प्रकार के जंतुओं का भोजन बन रहा है। तो यही होता है खाद्य जाल। अब बहुत आसानी से आप समझोगे यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर
जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाता है? खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार विभिन्न श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल बनता है। यानी कि जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो यह खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, खाद्य जाल एक जटिल संरचना होती है। इसमें भोजन अथवा ऊर्जा का प्रभाव बहुत दिशात्मक होता है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पौधे हैं, पौधों को कीट खाते हैं, यानी कि छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़ों को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खा लेता है। अब देखिए, इन्हीं पौधों को चूहा खा रहा है, चूहे को सांप खा रहा है, सांप को बाज भी खा रहा है। इन्हीं पौधों को कौन खाता है? खरगोश खाता है, खरगोश को बाज खा लेता है। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर एक जाल बन जा रहा है, जिसमें ये देखिए, ये एक फूड चेन है, यानी कि खाद्य श्रृंखला है। ये पहली हो गई, ये दूसरी खाद्य श्रृंखला हो गई, और ये बीच वाली तीसरी खाद्य श्रृंखला हो गई, और यहाँ पर एक और है, चौथी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 खाद्य श्रृंखलाएं हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके 4 खाद्य श्रृंखलाएं इन्होंने क्या बना दिया? खाद्य जाल बना दिया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यह खाद्य पौधों से शुरू हो करके सर्वोच्च मांसाहारी जीव बांझ पर जाकर के खत्म होता है। इसमें 4 श्रृंखलाएं हैं, जो कि आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करिए। ये बिंदु ए है, ये बी है। बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का, और ये तीनों ही समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो इन तीनों को जब हम पहले जोड़ेंगे, समांतर क्रम वालों को जोड़ेंगे, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही होता है समांतर क्रम में। तो R1 यहाँ पर 2 ओम है, 2 1/2 हो गया, इसीलिए R2 यहाँ पर देखिए 3 ओम है, R3 4 ओम है। तो यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 13/12 आएगा, और 13/12 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इस 12 से हम 13 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.92। अब 0.92 आ गया, ये तीनों एक मिलकर के हो गए। अब ये प्रतिरोध इस तरीके का हो गया। यहाँ पर आप देखिए, ये बिंदु ए है, यहाँ पर ये, अब ये तीनों मिलकर के पता है कितने हो गए? यहाँ पर आप देखिए, ये इतने, ये हो गए इतने 0.92। अब ये जो प्रतिरोध है ये 1 ओम का है, अब ये हो गया 0.92 ओम का। अब फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये 5 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, और ये यहाँ पर ये बी बिंदु हो गया। तो ये तीनों जुड़ करके कितने हो गए? 0.92 ओम। ये पहले से 1 ओम है, यहाँ पर 5 ओम पहले से दिया हुआ है, 1 और 5 यहाँ पर ऑलरेडी है, ये बीच वाले जुड़ करके 0.92 ओम हो गए। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अब इनको क्या करेंगे? तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं प्रतिरोध, तो ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है आपको तीनों ना, बिल्कुल लाइन से। तो 1 ओम प्लस यहाँ पर 0.92 ओम प्लस 5 ओम, तो 1 और 5 कितना हो गया? 6, और प्लस 0.92, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6.92 ओम। तो टोटल कितना आ गया? 6.92 ओम, 6.92 ओम आ गया टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, WBC एवं प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, इनकी संख्या रेड ब्लड सेल से कम होती है, और ये रंगहीन होती है, इसीलिए क्या होती है? व्हाइट होती है, तथा इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जब मैंने नोट्स बनवाया था आप लोगों को, बहुत ही अच्छे से सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि इनका कोई कलर नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हो कि इन्हें हमारे शरीर का क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं या बॉडीगार्ड कहते हैं। ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। यहाँ पर टिप्पणी लिखने को ही तो पूछा है। इसके अलावा जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, लसिका ग्रंथियों में भी होता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। तो ये सब भी आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद देखिए, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं इनको, और ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाए जाते हैं। प्लेटलेट अति सूक्ष्म, संकुचनशील तथा गोल एवं केंद्रक रहित होते हैं। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का या क्लॉट बना देते हैं। जब कहीं पर घाव लगता है, चोट लगता है,
तो ये रुधिर का थक्का बना देते हैं, यानी कि खून को जमा देते हैं, जिससे खून बह नहीं पाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अस्थि भंग क्या होता है? अस्थि भंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हड्डी का टूट जाना। अस्थि भंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। तो देखिए, अस्थि भंग के प्रकार कितने होते हैं आपको पता। अस्थि भंग तो मैंने समझा दिया, किसी हड्डी या अस्थि के टूटने पर उसमें दरार पड़ने को ही हम क्या कहते हैं? अस्थि भंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल, दबाव या झटका लगने से हड्डियां टूट जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अस्थि भंग के प्रकार में साधारण अस्थि भंग। इस प्रकार के अस्थि भंग में हड्डी के स्थान पर कोई ऊपरी या खुली चोट नहीं होती है। फिर है खुली अस्थि भंग, यानी कि इस प्रकार की अस्थि भंग में अस्थि भंग के स्थान पर घाव भी होता है। इसमें हड्डियां और ऊतक दोनों ही प्रभावित होते हैं तथा संक्रमण का भय रहता है, यानी कि हड्डी तो टूटती है, ऊपर घाव भी हो जाता है। फिर है विखंडित अस्थिभंग, यानी कि इस प्रकार के अस्थिभंग में अस्थि कई टुकड़ों में बंट जाती है, यानी कि हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है। इसे विखंडित अस्थिभंग कहते हैं। इसकी मरम्मत में काफी कठिनाई होती है। फिर है संपीड़न अस्थिभंग। इस प्रकार का अस्थिभंग रीढ़ की हड्डी में होता है। जैसे अस्थि मृदुलता की बीमारी में रीढ़ की हड्डी में इसी प्रकार का अस्थिभंग होता है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे 2020 के सॉल्व कर लिए। 2020 का पूरा पेपर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करोगे। और आप लोग सारे के सारे पेपर सॉल्व कर लीजिए, 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का। ये मैंने सब करा दिए हैं आप लोगों के साइंस के। सभी को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हर एक सब्जेक्ट की मास्टर वीडियो मिलेगी, जिसमें मैंने पूरा विषय एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है। मास्टर वीडियो आप हर एक विषय का देखिए। अगर वाकई में आप सभी विषयों में अच्छा नंबर लाना चाहते हो और अपने 4th सेमेस्टर में भी बहुत बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो, तो आपको सारे विषयों की नोट्स यहाँ पर मिल जाएगी। आप सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करिए और लगातार ऐसे चैनल से हमारे बने रहिए, सारी वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको 8 के 8 विषयों की वीडियोस की आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा वहां पर। और इसके अलावा आपको पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी, तो अलग से आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, तो आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के अगर पढ़ना चाहते हो कम समय में, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। किसी भी वीडियो में कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा, केवल आसानी से उसको देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमसे ऐसे ही बने रहिएगा, सारी वीडियोस को देखते रहिएगा और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहिएगा। जय हिंद।